हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशावृद्धि के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंकेज, या इसी की हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि सहलग्नता क्या होते हैं और इसको जो है क्यों सहलग्नता कहा जाता है, एवं जो है इसके लिए दो प्रयोग किए गए थे उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। या दो हमारे पास थ्योरी आते हैं जिसको बोलते हैं युग्मन या विकर्षण थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। अभी तक जो आपको लिंकेज को लेकर बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे, लेकिन आज के बाद इस वीडियो के बाद जो है आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहने वाला है। तो इसको अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि लिंकेज क्या होता है और इसको क्यों पढ़ना हमारे लिए आवश्यक ये होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले इसका परिभाषा। तो लिंकेज का परिभाषा कुछ इस तरह से होता है, बोलता है एक ही गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाती है, उसे सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम के ऊपर जो है क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेशल साइट होता है जिस पर जो है जीन पाए जाते हैं। तो इन जीनों का समूहों के रूप में, जितने भी वहाँ पर जीन हैं उनका समूहों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, हमारे में सहलग्नता कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समूह के जो है साथ साथ उसमें जाना सहलग्नता कहलाता है। सपोज मान लिया जाए हमारे पास से पहला पीढ़ी है, तो इस पहला पीढ़ी से जो जीन रहेंगे, जिन के जो समूह है उसका एक साथ जो है किसी दूसरे पीढ़ी में क्या होगा, उसमें ट्रांसफर होगा। एक साथ जो है वो समूह के रूप में जो है ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये है। अब उसके बाद इसमें देखते हैं आगे और क्या बोलता है। सहलग्नता के लक्षण पैतृकों से संततियों में साथ साथ जो है वो वंशागत होते हैं। सहलग्नता के जो पैतृक लक्ष्य रहेगा, अर्थात इस वाले जो पेरेंट है इसके पास जो गुण रहेगा वो किस में रहेंगे, आपके दूसरे वाले में जो है वो संतति में जो है वो वंशागत होंगे, मतलब इसमें वो जाएगा, साथ साथ इसमें जो है वो जाता है। ठीक है, जीन्स का जो है एक साथ जो है समूहों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना सहलग्नता कहते हैं। तो इसी कारण से ये क्या होगा, इसमें वो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, सहलग्नता दर्शाने वाले जीन को सहलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, सहलग्नता दर्शाने वाले जीन को क्या बोलेंगे, सहलग्न जीन के नाम से उसको जाना जाता है। अर्थात जो जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो कहलाता है हमारा सहलग्न जीन या लिंकेज जीन कहलाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन जाएगा उसको बोलेंगे सहलग्न या लिंकेज जीन के नाम से इसको जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित समस्त जीन्स को जो है वो संलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, जो हमारे पास क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, तो वही जीन क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होगा, एक साथ स्थानांतरण होगा, तभी तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको लिंकेज बोल रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगी, हमारे में समस्त जो जीन होते हैं उसको बोलते हैं संलग्न जीन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद क्या बोलते हैं आगे और देखते हैं। संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सहलग्न जो दर्शाने वाले जो जीन होते हैं, लक्षण दर्शाने वाले जो जीन होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे गुणसूत्र पर वो नहीं पाए जाते हैं, केवल उसी गुणसूत्र पर वो पाए जाते हैं जिनसे वो संलग्न प्रदर्शित वो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग दो जोड़ी गुणसूत्रों पर स्थित होती है। संलग्नता जो यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों की जीन जो है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर जो है वो होती है। अर्थात इसमें क्या पाए जाएंगे, हमारे पास ट्रांस और सिस व्यवस्था इसमें जो है वो पाए जाएंगे। अभी हमने क्या बात किया, यहाँ पर जो है संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं। जो संलग्नता दर्शाते हैं उसमें जो जीन पाए जाते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर रहते हैं। सपोज से क्या हुआ, हमारे पास मान लेते हैं ये हमारा गुणसूत्र है, ये हमारा क्या है, गुणसूत्र है। तो इसके ऊपर जो जीन है हमारा, इस तरह से जीन है वो क्या होगा, आपके जो है एक ही गुणसूत्र पर है, एक ही इसमें गुणसूत्र पर है। लेकिन इसमें क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले जो रहते हैं उसमें
जो जीर रहता है वो कैसा रहता है, किसी दो पर रहता है, ठीक है। आधे इसमें रहेंगे तो आधा इसमें रहेगा। अगर मान ले जाए यहाँ पर इसको लिख ले हम लोग जो है कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी, ये इस तरह से हुआ है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सॉरी अब यहाँ पर होगा हाँ कैपिटल बी और यहाँ पर होगा आपके स्मॉल ए। तो ठीक है, तो इस तरह से या इस तरह से इसको हो सकता है, यहाँ पर ये जो है आपका कैपिटल बी हो सकते हैं या आप पे आपके ये स्मॉल ए हो सकता है ऐसा। तो इसमें जो है वो ऐसा शो करेगा कि इसमें आपके स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन जो है अलग अलग जो है दो जोड़ी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो संलग्न दर्शाने वाले होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक। तो इसको समझाने के लिए दो हमारे पास साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें स्टडी इन्होंने किया था। लेकिन उसके दुर्भाग्य से ये हुआ कि उन लोगों ने इसको अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाए, इसी कारण से जो है इनको उसका मतलब कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। सन 1905 में डब्ल्यू बैटसन एंड जो है पुनेट ने आपका स्वीट पी, जिसका नाम होता है हमारे में लेथाइमस ओरोटस में जो है आपका दो जोड़ी युग्म युगपी जीन जो है स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। इन्होंने इसे युग्मन और विकर्षण के रूप में जो है इसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। जो हमारे पास स्वीट पी होते हैं मतलब कि मीठा मटर होता है, उसमें दो जोड़ी युग्म विकल्पी हैं, जिसमें से जो है आपका दो जोड़ी युग्म विकल्पी क्या करता है, स्वतंत्र अपव्यूहन जो है वो नहीं दर्शाते हैं। और इसी कारण से इन्होंने जो है वो दो इसमें थ्योरी उन्होंने अपने दिया है, एक का नाम है युग्मन और एक का नाम है विकर्षण। दो इसमें थ्योरी उन्होंने प्रतिपादित इसका किया था। तो क्या थ्योरी है इसको भी देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास थ्योरी है उसको बोलते हैं युग्मन थ्योरी या कॉम्पलिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये किस तरह से होगा इसको भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, दो यहाँ पर लिए हमने जो है इसका एक लिए ब्लू और एक लिए लॉन्ग, यानी कि दो इसमें क्या लिए हमने कैरेक्टर लिए हैं, ब्लू और लॉन्ग लिए एक तरफ, इधर एक तरफ क्या लिए हैं रेड और राउंड लिए हैं। तो जो कैपिटल बी वो ब्लू है और स्मॉल बी आपका रेड है, और कैपिटल एल जो है लॉन्ग है और स्मॉल एल जो है आपका राउंड कलर के। तो इस तरह से हमने जो है इसमें दो इसमें लिए हैं। तो इसका जो हमारे पास गैमेट प्राप्त होगा तो कुछ इस तरह से ये हमारा क्या है गैमेट, कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, ये हमारा गैमेट हुआ। अब जो है इसका जब फ्यूजन हुआ तो F1 जो हमारे पास जनरेशन है वो प्राप्त हुआ हमको क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। लेकिन यहाँ पर क्या नियम लागू होगा, प्रभाविता का नियम लागू होगा। और प्रभाविता का नियम कहता है कि जो गुण या जो जीन्स प्रभावी होते हैं अपने लक्षण को जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपने गुणों को एक्सप्रेस वो करते हैं। तो इसी कारण से जो कैपिटल बी और कैपिटल एल है वो क्या है, प्रभावी है, ये हमारा डोमिनेंट है। तो इसी कारण से अपने लक्षण को क्या करेगा, इसमें शो करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ब्लू लॉन्ग होगा। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, टेस्ट क्रॉस किए हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे मेरे पिछले वीडियो था तो उसमें मैंने बताया था कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को कैसे किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस मतलब होता है F1 जनरेशन के साथ रिसेसिव पेरेंट का जब क्रॉस किया जाता है तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि F1 जनरेशन के साथ किसी रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस किया जाता है तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस के नाम से पर जाना जाता है। तो ये हमारा F1 जनरेशन हुआ और ये हमारे क्या हुए, रिसेसिव पेरेंट हुए। तो इसके साथ हमने इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे। तो जो हमको F2 जनरेशन प्राप्त होगा वो किस तरह से यहाँ पर प्राप्त होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। तो F2 जो जनरेशन है यानी कि यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 16 डिब्बों का चेकर बोर्ड यहाँ पर बनेगा। तो आप उसको बना लेते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ उसका रेटियो और उसमें क्या क्या निकल कर आता है उसको मैं यहाँ पर सीधा सा इसमें शो किया हूँ। तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या निकल गया, जो F2 जनरेशन है उसमें हमको जो है प्राप्त होता है कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और उस तरह से यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल एल फिर यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल एल, इस तरह से हमको प्राप्त होता है। तो जो हमको जो है पहला कैपिटल बी और जो स्मॉल बी है और उस तरह से कैपिटल एल और स्मॉल एल है, कैसा होगा हमारे पास
ब्लू होगा, लॉन्ग होगा, क्योंकि कैपिटल बी अपने गुण को शो करेगा और कैपिटल ए अपने गुणों को शो करेगा। तो ब्लू लॉन्ग होगा, ये कितना प्राप्त होगा, 16 डिब्बों में से 7 हमको जो है वो प्राप्त होकर आएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल बी, स्मॉल स्मॉल एल जो है आपको ब्लू राउंड होगा, क्योंकि जो कैपिटल बी अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है तो ब्लू है, लेकिन यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं तो स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पर वो रेसेसिव अपने गुण को जो इसमें एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास राउंड है, एल जो राउंड है। तो इस तरह से ब्लू राउंड जो हमको जो है 16 डिब्बों में से एक डिब्बा में हमको प्राप्त होगा। अब उसी तरह से जो है स्मॉल बी और कैपिटल एल, स्मॉल एल जो रहता है हमारे पास क्या है, स्मॉल बी हमारा क्या है, रेड का है, तो रेड हमको शो होगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एल है तो लॉन्ग शो होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है रेड लॉन्ग हमको प्राप्त होता है, जो कि 16 डिब्बों में से आप हमारा क्या है, एक इसमें रहता है। ठीक है, अब उसी तरह से जो हमारे पास स्मॉल बी और स्मॉल एल होते हैं वो हमको प्राप्त होंगे। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा आपका, ये प्राप्त होंगे आपका जो है रेड राउंड होगा, जो कि प्राप्त होगा हमको 16 डिब्बों में से 7 में जो है हमको ये प्राप्त होता है। तो इसका रेटियो या रेशियो कितना निकल कर आता है, तो यहाँ पर आता है 7:1:1:7 के रूप में हमको प्राप्त होता है। लेकिन हमारे पास टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या निकलता है, टेस्ट क्रॉस में जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट रहता है उसमें क्या निकलता है, हमारे पास 1:1:1:1 के रूप में हमको जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि 1:1:1:1 के अनुपात में हमको जो है वो प्राप्त होकर आता है रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे है पैतृक संयोजन के कारण जो है इसमें वो ऐसा नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पैतृक संयोजन होने के कारण जो है ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो साथ साथ जो हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसको बराबर में प्राप्त होना था, लेकिन साथ साथ जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या है, पैतृक संयोजन होने के कारण जो है इसमें ऐसा हमको दिखाई वो देता है। और पैतृक संयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है हमको कैपिटल बी और कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पर जो है आपका स्मॉल बी और स्मॉल एल में जो है हमको पैतृक संयोजन हमको देखने को मिला है। मतलब हमने जो है F1, ये हमारा F1 जनरेशन था और ये हमारा क्या थे, हमारा रिसेसिव पेरेंट जो हमने टेस्ट क्रॉस में लिए थे, तो दोनों हमको जो है पैतृक संयोजन के रूप में मिला। और उस तरह से यहाँ पर जो है कैपिटल बी और स्मॉल एल और यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल एल स्मॉल एल जो है आपका पुनर्संयोजी के रूप में हमको जो है वो प्राप्त होकर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो हमको कॉम्पलिंग में हमको जो है वो प्राप्त होकर अभी मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कॉम्पलिंग था या युग्मन था उसका रिजल्ट क्या निकला या उसका डेफिनेशन अब क्या बनेगा हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जो उसको देखे उसके अनुसार आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या इसमें बनेगा। मैं जानबूझकर इसमें जो इसका डेफिनेशन है थोड़ा पीछे लेकर आया हूँ, ताकि आपको जो हमारा अभिक्रिया हो रहा है उसको पहले समझे, फिर इसका डेफिनेशन को आप खुद से बनाएं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब दो प्रभावित जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं, जब दो प्रभावित जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे एक साथ जो एक साथ में रहने की जो है कोशिश करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हमें युग्मन कहते हैं। जब दो प्रभावित जीन, मतलब हमने क्या लिया था, वहां पर लॉन्ग लिए थे और एक तरफ हमने क्या लिए थे, ब्लू कलर लिए थे, लॉन्ग और ब्लू कलर था। तो लॉन्ग और ब्लू जो है हमारा क्या हुआ, जब दो प्रभावित जीन, तो दोनों कैसा हुआ हमारे पास, ये इस तरह से जो हमारे पास है ये हमारा दोनों दो क्या हुआ, प्रभावी जीन है, एक ये प्रभावी जीन और ये दूसरा ये प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करा है। तो हमारा एक ही पैतृक से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रवेश हो रहा है, तो वो साथ साथ रहने की जो है कोशिश करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, युग्मन के नाम से इसमें जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा और एक टॉपिक मैंने इंक्लूड किया यहाँ पर, गुणसूत्रों पर संलग्न जीन की व्यवस्था, की गुणसूत्र जो होते हैं उस पर संलग्न जीन की व्यवस्था जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें जो है दो अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। पहला आता है सिस अरेंजमेंट और दूसरा आता है इसमें ट्रांस अरेंजमेंट। सिस और ट्रांस को तो आप लोग समझते होंगे, जब दो जो होते हैं यानी कि दो सेम एक साइड पर रहे, दो सेम कोई भी चीज हो एक साइड पर रहे तो उसको सिस बोलते हैं। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, अल्टरनेट हो जाए, तो वही कहलाता है हमारे में ट्रांस कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे इसको देखते हैं।
जब दो प्रभावित जीन एक ही गुणसूत्र पर हो तथा दो अप्रभावित जीन जो है किसी दूसरे गुणसूत्र पर हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिस व्यवस्था कहते हैं। जब दो प्रभावी एक गुणसूत्र पर रहेगा और दो अप्रभावी जो है वो दूसरे गुणसूत्र पर रहेंगे, जिसको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा गुणसूत्र है, इसके ऊपर ये जो है हमारा क्या है, जीन है, तो दोनों जीन जो है वो आपके प्रभावी एक क्रोमोसोम पर है और ये दूसरा जो है अप्रभावी जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पर है। ठीक है। अब उसी तरह से ट्रांस व्यवस्था क्या होता है, जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी एवं जो है एक अप्रभावी जीन हो तथा दूसरे गुणसूत्र पर भी एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी जीन हो तो इसे ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। मतलब इसमें अल्टरनेट यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक प्रभावी जीन रहेगा और दूसरा अप्रभावी जीन। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है। यहाँ पर भी देखिए ये जो है आपका प्रभावी जीन है और ये आपके अप्रभावी जीन है और ये क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर जो पाया जाता है, तो इसीलिए सिस और ट्रांस व्यवस्था में कहते हैं। और जो आपका युग्मन होता है वो सिस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, सिस का एग्जाम्पल, क्योंकि हमने भी देखे हैं कि सिस में क्या था, एक तरफ हमने कैपिटल को लिए थे और एक तरफ हमने स्मॉल को लिए थे। तो सिस अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है, हमको युग्मन में देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में आते हैं युग्मन अरेंजमेंट को समझाइए, तो युग्मन अरेंजमेंट को समझाने के लिए आपको जो है कि सिस अरेंजमेंट को समझाइए करके आ जाता है, तो आपको जो है युग्मन अरेंजमेंट को समझाना होता है। ठीक है। और उस तरह से ट्रांस अरेंजमेंट अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आपको समझाना है विकर्षण को, इसमें समझाना होता है। तो ये अभी हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से इसमें वो होता है। आगे इसमें एक और हमने कुछ चीज़ें इसमें और लिखे हैं। यह जो होता है ओरिजिनल अरेंजमेंट होता है, जो सिस अरेंजमेंट रहता है वो ओरिजिनल अरेंजमेंट है, लेकिन जो ट्रांस अरेंजमेंट होता है वो क्रॉसिंग ओवर से जो है उत्पन्न होता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू इसमें उत्पन्न होने वाला जो अरेंजमेंट रहता है उसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है। अब उसके बाद हमने नीचे और क्या लिखे हैं, पैतृक संयोजन के उत्पन्न होने से जो है आपका पैतृक संयोजन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है आपका संलग्नता होता है। पैतृक संयोजन जैसे हमने अभी देखे थे, क्या देखे थे कि युग्मन में रिजल्ट हमारा क्या निकला था, 7:1:7 के रूप में लिख लिया था। तो हमें क्या लिख लेते थे, 2 हमको जो है पैतृक संयुग्मन हमको देखने को मिला था। ठीक है। तो जो है पैतृक संयुग्मन जो है आपका क्या किसके कारण होता है, सहलग्नता के कारण इसमें जो है वो होता है। और उस तरह से जो पुनर्संयोजों द्वारा उत्पन्न होने का जो है मुख्य कारण होता है क्रॉसिंग ओवर। तो हमको 2 जो है यहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे, क्रॉसिंग ओवर हमको 2 प्राप्त हुआ था। कुछ इस तरह से था, ऐसा इस तरह से था। तो ये क्या था हमारे पास पुनर्संयोजी था और ये दोनों थे हमारे पास क्या था, पैतृक संयोजन था। तो पैतृक संयोजन जो है वो संलग्नता के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन जो है आपका पुनर्संयोजन जो है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण जो उत्पन्न होता है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लिंकेज की प्रक्रिया या संलग्नता की प्रक्रिया इसमें जो है वो हो रहा है। ठीक है। इसमें दूसरा नंबर आता है विकर्षण या रिपल्सन के नाम से इसको जानते हैं। तो अब क्या होता है इसमें देख लेते हैं, जब 2 प्रभावित जीन अलग अलग पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विकर्षण या रिपल्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब 2 प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक से इसमें प्रवेश इसमें करेगा तो इस अभिक्रिया को जो क्या बोलते हैं हमें, और दोनों अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, इसी कारण इस प्रक्रिया को बोलते हैं विकर्षण या रिपल्सन के नाम से इसमें जानते हैं, या इसी को हमको ट्रांस अरेंजमेंट के रूप में इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल बी स्मॉल एल, यहाँ पर देखिए स्मॉल बी कैपिटल एल। तो दोनों जो है कैसा है हमारे पास जो है दोनों अलग अलग पैतृक है, जो प्रभावित जिन पर जो है 2 अलग अलग पैतृक हमारे पास है। इसमें ये प्रभावी, इसमें ये प्रभावी, जो दोनों जो है अलग अलग के थ्रू इसमें जा रहा है, अलग अलग पैतृक के थ्रू, पेरेंट के थ्रू इसमें जा रहा है। तो इसका जो गैमेट है कुछ इस तरह से बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल एल, और यहाँ पर स्मॉल एल और कैपिटल बी इसका बनेगा गैमेट। फिर इसके बाद इसका क्रॉस होगा तो हमको F1 जनरेशन प्राप्त होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे, मतलब किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ जब इसका क्रॉस किया जाता है तो हमको F2 जनरेशन प्राप्त होता है। तो F2 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल बी
स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल ये प्राप्त होता है। तो ये कैसा है हमारे में, अच्छा तो ये जो होता है हमारा ब्लू राउंड है, तो ये भी कैसा होगा हमारे में, ये ब्लू हुआ लेकिन कैपिटल है, इस कारण होगा क्या हमारे पर लॉन्ग प्राप्त होगा। तो ब्लू और लॉन्ग प्राप्त हुआ। और उस तरह से यहाँ पर जो है कैपिटल बी और स्मॉल बी स्मॉल एल जो है आपका ब्लू और राउंड है ना। और उसी तरह से जो है यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल जो है आपका रेड लॉन्ग है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल एल जो है आपका रेड राउंड होता है। इस तरह से हमको जो है प्राप्त होता है। जो ब्लू लॉन्ग होता है वो हमको प्राप्त होता है 16 डिब्बों में से एक में प्राप्त होता है। और उस तरह से आपके पास जो है आपके पास ब्लू राउंड जो होता है वो 16 डिब्बों में से 7 में होता है। और रेड लॉन्ग जो है आपका 16 डिब्बों में से 7 में पाया जाता है। फिर यहाँ पर जो है आपके रेड राउंड जो है वो 16 डिब्बों में से एक में जो है वो पाया जाता है। तो हमको ये इसमें प्राप्त हुआ कि पुनर्संयोजन मतलब जो है आपका पुनर्संयोजी जो है हमको जो है कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक के संख्या प्राप्त हुए हैं। और लेकिन पैतृक संयोजन हमको प्राप्त हुआ है कितना, 7 के अनुपात में हमको जो है पैतृक संयोजन इसमें जो है प्राप्त होता है। तो इनके प्रयोग से ये प्रूफ होता है कि संलग्नता इसमें जो है वो होता है। और संलग्नता का कॉमन अगर डेफिनेशन इसमें अगर या उसका कॉमन रिजल्ट इसमें आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब पेरेंटल गुणों का आदान मतलब वो एक साथ जब उसमें जाते हैं तो इसमें क्या बनता है, पैतृक संयोजन एवं जो है पुनर्संयोजित दोनों का निर्माण इसमें जो है वो होता है। ये इससे क्या होता है, प्रूफ वो होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि इससे अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है इसमें डिटेल में स्टडी और करेंगे। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।